हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सोशल साइंस के लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, बाबर के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें देख लेते हैं 4 विशेषताएं। बाबर के चरित्र की 4 विशेषताएं हैं। फर्स्ट नंबर पर आपका हो जाता है, बाबर साहित्य के प्रति रुचि रखता था। सेकंड नंबर पर हो जाता है, बाबर को बागवानी का अत्यधिक शौक था। थर्ड नंबर पर हो जाता है, बाबर मदिरापान का शौकीन नहीं था, यानी कि बाबर मदिरापान का सेवन नहीं करते थे। और फोर्थ नंबर पर हो जाता है, बाबर पूर्णतया धार्मिक विचारों का था, यानी कि बाबर पूरी तरह से धार्मिक विचारों के थे। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाबर के पुत्रों के नाम लिखिए। तो देखिए, बाबर के पुत्रों के नाम हैं हुमायूं, कामरान मिर्ज़ा, हिंदल, अहमद और शाहरुख। इसको हम ट्रिक वाइज पढ़ेंगे। देखिए, इस आंसर को हम ट्रिक वाइज पढ़ेंगे, यानी कि बाबर के पुत्रों के नाम हैं वो हम ट्रिक वाइज पढ़ेंगे। देखते हैं, इसमें जो ट्रिक है वो है काहे अहिंसा। काहे अहिंसा। तो देखिए, का से क्या हो जाता है, का से कामरान हो जाता है से हुमायूं हो जाता है, आ से अहमद हो जाता है, ही से हिंदल हो जाता है और सा से शाहरुख हो जाता है। ये आप लोग इस ट्रिक से आप ये क्वेश्चन अच्छे से याद रख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि देखिए 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पानीपत का युद्ध किसके मध्य हुआ, अथवा पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे। आपका ये क्वेश्चन आ जाता है या ये क्वेश्चन आ जाता है, आप दोनों ही सूरत में आप आंसर यही लिखेंगे। चलते देखते हैं, पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर का 1526 ईस्वी में दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी से सामना हुआ। बाबर के पास अच्छी बंदूकें और बारूदी तोपें थीं, जो भारत के शासकों के पास नहीं थीं। बाबर के पास प्रशिक्षित सेना व कुशल घुड़सवार थे, जिन्हें अनेक युद्धों का अनुभव था। उसने अपनी सेना का कुशलता से संचालन किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर की विजय हुई तथा दिल्ली और आगरा तक का सारा प्रदेश उसके अधीन हो गया। देखिए, चलते हैं, थोड़ी सी हम और बात कर लेते हैं पानीपत के युद्ध के बारे में और बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में। तो देखिए, दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल, कब, तो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें देखिए इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सेना थी और बाबर की सेना आधी थी। लेकिन इस युद्ध में फिर भी बाबर की ही विजय हुई थी और लोदी वंश खत्म हो गया था। देखिए, और लोदी वंश का संस्थापक अगर बात की जाए तो बहलोल लोदी। देखिए, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, तो बहलोल लोदी। ठीक है ना। और देखिए, पानीपत के टोटल कितने युद्ध हुए, तो पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए थे। उसमें देखिए, पहला युद्ध 1526 यानी कि 21 अप्रैल 1526 में हुआ। किसके बीच हुआ,
तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजित हुए। और देखिए दूसरा युद्ध बाबर के पोते यानी अकबर के द्वारा लड़ा गया। कब लड़ा गया? तो 5 नवंबर को। कब लड़ा गया? तो 5 नवंबर को लड़ा गया, यानी 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया। और ये युद्ध देखिए अकबर की देखरेख में बैरम खां और देखिए बैरम खां और हेमू के बीच। हेमू कौन था? तो हेमू शेरशाह का सेनापति, बैरम खां और अकबर का सेनापति था। कौन? तो हेमू जो है वो शेरशाह का सेनापति था और बैरम खां अकबर का सेनापति था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, इसकी क्या परिणाम हुए? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि पानीपत के 3 युद्ध हुए और पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ, दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ और देखिए तीसरा युद्ध यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761। कब? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच हुआ। इसमें मराठा हार गए और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। इसमें काफ़ी लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें मराठा की ओर से 45,000 से 60,000 सैनिक थे। इसमें मराठों का प्रभुत्व कम हुआ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि पंजाब के आक्रमण से अहमद शाह अब्दाली का भारत में आगमन हुआ। और देखते हैं, देखिए इस युद्ध में पहली बार छापामार युद्ध पद्धति के स्थान पर खुले रूप से मैदान में युद्ध हुआ, जिसके कि मराठा अभ्यस्त नहीं थे। और देखिए अतः इस युद्ध में उच्च कोटि के मराठा सैनिकों एवं पेशवाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस तरह मराठों का पतन हुआ एवं अंग्रेजों को साम्राज्य विस्तार का अवसर प्राप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीएलएड 3rd सेमेस्टर 2019 में आया हुआ ये प्रश्न है, इसलिए ये आपके लिए जो प्रश्न है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो बाबर और राणा सागा के मध्य 1527 ईस्वी में हुआ। इसे देखिए ट्रिक वाइज कैसे आप याद रखेंगे कि देखिए खानवा का युद्ध बाबर के और राणा सांगा के मध्य हुआ, लेकिन बाबर और राणा सांगा को आप कैसे याद रखेंगे? देखिए बाबर का आप रा ले लीजिए, यानी कि देखिए बाबर का आप रा ले लीजिए और उसके बाद देखिए राणा सांगा। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से ये याद रख सकते हैं कि खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। और कब हुआ? तो 1527 में। कब हुआ? तो 1527 में। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ और खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। राणा सांगा का पूरा नाम संग्राम सिंह था और बाबर ने फतेहपुर सीकरी आगरा से 30 मील की दूरी पर खानवा नामक स्थान पर राणा सांगा को युद्ध में हरा दिया। सन 1528 ईस्वी में चंदेरी के शासक मेदिनी राय को तथा अफगान सरदारों को 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। सन 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। कब हो गई बाबर की मृत्यु? तो 1530 में। बाबर एक उच्च कोटि का साहित्यकार भी था।
उसने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी नामक पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में। कौन सी पुस्तक? तो तुझके बाबरी। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो अगर देखिए मुगल साम्राज्य की नींव की बात की जाए तो देखिए भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला बाबर मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना के शासक का पुत्र एवं तैमूर का वंशज था। किसका वंशज था? तो तैमूर का वंशज था। और अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना। कहाँ का शासक बना पिता की मृत्यु के बाद? तो फरगना का शासक बना। उस समय उसकी उम्र 11 वर्ष के लगभग थी। बाबर महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को जीतना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया तथा वहां से भारत की ओर आकर्षित हुआ। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पतन की ओर थी तथा इसमें से कोई राज्य ऐसा नहीं था जो देश की रक्षा के लिए इन सबको एक सूत्र में बांधकर नेतृत्व कर सकता हो। पूरे देश में स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया था, अतः राजनीतिक दशा ठीक नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं कौन था? तो देखते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं बाबर की मृत्यु के बाद, यानी जब बाबर की मृत्यु हुई तो उनका पुत्र यानी बड़ा पुत्र हुमायूं, वैसे तो देखिए बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के 4 पुत्र थे, लेकिन उनमें सबसे बड़ा जो पुत्र था वो हुमायूं था। हुमायूं यानी देखिए 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा और सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को अफगान गुजरात के शासक बहादुर शाह तथा शेरशाह से चुनौती मिली। उसके सगे संबंधी भी उसके लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने उसके शत्रुओं का ही साथ दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि हुमायूं के जो सगे संबंधी थे वो भी हुमायूं का साथ नहीं दे रहे थे और वो भी विपक्ष का साथ दे रहे थे। ठीक है ना। यानी कि शत्रुओं का साथ दे रहे थे। और अगर बात की जाए, देखिए हुमायूं मुगल शासक बाबर का बेटा था। और हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं था। क्या नाम था? तो नासिरुद्दीन हुमायूं था। और देखिए इनका शासनकाल ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किनका शासनकाल लंबे समय तक नहीं चला, तो हुमायूं का। और इनके बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाकर इनकी जान चली गई। ठीक है ना। तो ये किसके बारे में कहा जाता है? तो ये हुमायूं के बारे में कहा जाता है। और हुमायूं था कौन? तो हुमायूं देखिए मुगल शासक बाबर का बड़ा पुत्र था। और हुमायूं का बेटा कौन था? तो हुमायूं का बेटा अकबर था। कौन था? तो हुमायूं का बेटा अकबर था। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने पुनः अपने साम्राज्य को किस प्रकार प्राप्त किया? तो देखिए इसका आंसर जान लेते हैं। शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया और हुमायूं ने इस कमजोरी का लाभ उठाया और दिल्ली की गद्दी पुनः प्राप्त करने की कोशिश की। फारस के शासक की सहायता से कंधार को जीत लिया और 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब को जीतकर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। यानी कि हुमायूं ने पुनः अपना साम्राज्य कब जीता? तो 1555 ईस्वी में। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शेरशाह सूरी कौन था? तो शेरशाह सूरी के बारे में अगर बात की जाए
तो शेरशाह सूरी बिहार की एक छोटी सी जागीर के अफगान सरदार का पुत्र था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। क्या नाम था बचपन का नाम? तो इनका जो है, इनके बचपन का नाम फरीद था। ठीक है ना। और देखिए, एक बार उसने अपने मालिक की जान शेर से बचाने के लिए शेर को मार डाला था। तभी से फरीद का नाम शेरखां पड़ गया था। और शासक बनने के बाद वहाँ शेरशाह नाम से पुकारा गया। शेरशाह ने जौनपुर में अरबी, फारसी, इतिहास और साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। शेरशाह बाबर की सेना में भर्ती हुआ था। इस कारण उसे मुगलों की सैन्य संगठन का अच्छा ज्ञान था। और धीरे धीरे शेर खान ने बिहार में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और संपूर्ण बिहार का शासक बन गया। देखिए, अगर देखिए शेरशाह के बारे में बात की जाए कि शेरशाह का नाम शेरशाह क्यों पड़ा, तो उन्होंने क्या किया था कि एक बार उन्होंने अपने मालिक की जान शेर से बचाई थी, इसलिए उनका नाम फरीद से शेरशाह रख दिया गया था, यानी पड़ गया था। और इतिहास में शेरशाह के नाम से जाने जाने लगे थे, इसीलिए हम लोग उनको शेरशाह के नाम से जानते हैं। और देखिए, शेरशाह दिल्ली का शासक कैसे बना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शेरशाह दिल्ली का शासक कैसे बना? तो इसका उत्तर है चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेरशाह 1540 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। और देखिए, क्वेश्चन ये दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चौसा का युद्ध 1540 में हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं। देखिए, अगर चौसा के युद्ध में कंफ्यूजन हो आपको कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, देखिए चा से हो जाता है चौसा। आप लोग इसको ट्रिक वाइज समझ लें, चा से हो जाता है चौसा। ठीक है ना। और चा से ही 40 हो जाता है, क्योंकि ये जो है 1500 की बात है, 1526, 1527, 1528 इस तरह से युद्धों का क्रम चल रहा था। तो 1500 तो था ही, लेकिन चा से चौसा हो जाता है और चा से 40 हो जाता है। तो आप इस तरह से चौसा को याद रख सकते हैं कि चौसा का युद्ध 1540 में हुआ था। ठीक है ना। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी जैसे कि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेरशाह द्वारा किए गए राजस्व संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए। ये आपका डीएलएड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है शेरशाह ने प्रजा की भलाई का पूरा ध्यान रखा। उसने राजस्व संबंधी कई सुधार किए। वह किसानों का हितैषी था। उसने भिन्न भिन्न भूमि के लिए भिन्न भिन्न कर निश्चित किए। किसानों को भूमि का आवंटन स्थायी रूप से किया। कर का निर्धारण उपज की किस्म देखकर किया जाता था। उसने अपने शासनकाल में सड़कों पर भी बहुत ध्यान दिया। और देखिए, किसान भूमि का विवरण लिखित रूप में सरकार को देते थे, जिसे कबूलियत कहा जाता था। देखिए, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है और इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि कबूलियत किसे कहा जाता था? तो किसान भूमि का विवरण लिखित रूप में सरकार को देते थे, जिसे कबूलियत कहा जाता था। और देखिए, सरकार से सीधे संबंध होने के कारण किसानों का उत्पीड़न बंद हो गया था। यानी कि देखिए, कोई भी युग हो, कुछ भी हो, कोई भी पीरियड चल रहा हो, और अगर सरकार से सीधा संबंध हो जाता है, जैसा कि
आप लोगों को पता है कि कबूलियत इसी को कहा जाता था कि सरकार से सीधे संबंध, यानी लिखित रूप में किसान खुद अपना विवरण देते थे। तो इसमें जो बीच के होते हैं, बीच के लोग कि हाँ अत्याचार कर रहे हैं, तो अत्याचार नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो है जब ये पीरियड था तो इसमें किसानों का उत्पीड़न बंद हो गया था, यानी कि कोई भी किसानों के साथ अत्याचार नहीं कर पा रहा था। और देखिए, कर टैक्स नगद रूप से दिया जाता था। अकाल या संकट के कारण फसल का नुकसान होने पर सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती थी। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की सीरीज का। हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्धों का क्या परिणाम हुआ? ये भी आपका क्वेश्चन डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य युद्ध, तो फर्स्ट नंबर पर हो जाता है चौसा का युद्ध और सेकंड नंबर पर हो जाता है कन्नौज का युद्ध। तो देखिए, हुमायूं शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव से संशकित था, अतः उसने शेरशाह को नियंत्रित करने का निश्चय किया। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा। 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर दोनों में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। उसने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। अब देखिए, कन्नौज का युद्ध। शेरशाह अफगानों को खोई हुई सत्ता को पुनः स्थापित करना चाहता था, अतः 1540 ईस्वी में कन्नौज में हुमायूं और शेरशाह का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय हुई और शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार शेरशाह सूरी के नाम से किया था। हुमायूं सिंध के रास्ते होते हुए फारस चला गया। विपदा के दिनों में उसे अमरकोट के राजपूत राजा वीरसाल ने संरक्षण दिया। अमरकोट में ही 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि अकबर का जन्म कब हुआ? तो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजा की भलाई के लिए शेरशाह ने क्या किए? तो देखिए, यानी कि क्या किया? तो शेरशाह ने सोनार गांव बंगाल से पेशावर के लिए ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया तथा बुरहानपुर और जौनपुर को दिल्ली से जोड़ने वाली सड़कें बनवाई। इससे यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार हुआ तथा व्यापार को बढ़ावा मिला। सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए, सराय तथा कुएं बनवाए। उसने शिक्षा के लिए मदरसे व मकतब भी खुलवाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जन्म यानी अकबर का सामान्य परिचय दीजिए। तो इसमें देख लेते हैं, सामान्य परिचय में अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। कब हुआ था अकबर का जन्म? तो 1542 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। सन 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर की उम्र केवल 13 वर्ष थी। देखिए, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी में। ठीक है ना। ये सन आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये सन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि अकबर का जन्म तो 1542 ईस्वी में, और देखिए हुमायूं की मृत्यु तो 1556 ईस्वी में हुई। और जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो अकबर कितने वर्ष के थे? तो मात्र 13 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? तो 13 वर्ष के थे। और पिता की मृत्यु, मतलब जब पिता की मृत्यु हुई तो अकबर बहुत ही दुखी थे।
बैरम खां ने उसे धैर्य बंधाया और कलनौर नामक स्थान पर 1556 ईस्वी को उसका राज्याभिषेक कर दिया। तो जो है अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो अकबर का राज्याभिषेक 1556 में हुआ और हुमायूं की मृत्यु भी 1556 ईस्वी में हुई। और उस समय देखिए अकबर कितने वर्ष के थे? तो ये मात्र 13 वर्ष के थे, ठीक है ना। और इनके संरक्षण जो मतलब जिनके संरक्षण में ये रहते थे तो उनका नाम क्या था? तो बैरम खां, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, कहाँ और किसके मध्य हुआ? तो पानीपत का युद्ध अफगान शासक हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इसे मुक्त कराने के लिए हेमू के साथ युद्ध हुआ। लड़ते समय एक तीर हेमू की आंख में लगा, वह बेहोश होकर गिर पड़ा। हेमू को पकड़ लिया गया और मार डाला। अतः उसकी पराजय हुई। पंजाब, आगरा तथा दिल्ली अकबर के अधीन में हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1556 ईस्वी में हुआ। कहाँ और किसके मध्य हुआ? तो देखिए कहाँ हुआ? अब देखिए पानीपत के मैदान में, ठीक है ना। और किसके मध्य हुआ? तो देखिए हेमू के साथ। तो किनके मध्य हुआ? हेमू और अकबर के मध्य में, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनाई? तो इसका आंसर देख लेते हैं। अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी का युद्ध कब, कहाँ और किसके मध्य हुआ? तो यद्यपि राजपूताने के अधिकांश भाग पर अकबर का अधिकार हो गया था, लेकिन मेवाड़ का बड़ा भाग राणा प्रताप के अधीन था। अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 1576 में राणा प्रताप और मुगल सेना का हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ। राणा प्रताप के जीवन काल में अकबर का संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार न हो सका। सन 1597 ईस्वी में राणा प्रताप की मृत्यु के बाद मुगलों का संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार हो गया। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1576 ईस्वी में। और देखिए कहाँ हुआ? तो आप देख लें कहाँ हुआ? तो हल्दी घाटी के मैदान में हुआ, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात और बंगाल विजय से राज्य को क्या लाभ हुआ? तो इसका आंसर जान लेते हैं। गुजरात और बंगाल की विजय से अरब, यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार होने लगा, जिससे राज्य की आमदनी बढ़ गई। चलिए देखते हैं आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन। चांद बीबी कौन थी? तो इसका आंसर है चांद बीबी अहमदनगर की रानी थी। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। और देखिए जो आप बेल आइकन पे भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।